सर्द हवा चल रही थी। दिसंबर का महीना था। हल्की हल्की बूंद आ रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में दुबक रहे थे। पक्षी भी सर्दी के कारण अपने अपने घरों में अपने अपने घोंसलों में जा चुके थे। श्री जसवेंद्र भी अपनी कार का हॉटकेस चलाकर राजस्थान से अपने घर हरियाणा जा रहा था। जसवेंद्र का घर रोहतक हरियाणा में था। चारों तरफ अंधेरा अपना आवरण धीरे धीरे बढ़ा रहा था और जो शायद ये बताना चाह रहा था कि दिन का समापन हो गया है और रात्रि का आगमन होने वाला है। चारों तरफ रोड पर एक अलग सा खालीपन था जो शायद सर्दी ज़्यादा होने के कारण था। लोहारू से लगभग 10-12 किलोमीटर जब जसवेंद्र की कार चली ही थी तो रास्ते में उसे एक पानी की कुई नज़र आती है रोड के ऊपर। जसवेंद्र का मन हुआ कि उतरकर मुंह हाथ धो लेता हूँ। 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबे समय से कार चलाने के कारण एक थकान सी हो गई थी। हाथ पैर मानो बंद से गए थे। जसवेंद्र ने गाड़ी रोकी और कुई से मुंह हाथ धोने के लिए पानी निकाल ही रहा था कि अचानक जसवेंद्र की नज़र एक पेड़ के पास बैठी बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो मन में गहरी उदासी लिए चुपचाप बैठी थी, जो देखने से लगभग 70-72 वर्ष की एक अच्छे घर की स्वाभिमानी महिला नजर आती थी। यह देखकर जसवेंद्र के मन में एक अलग तूफान सा आ गया जो शायद ये बताना चाह रहा था कि इस समय चारों तरफ कहीं बस्ती नज़र नहीं आ रही है, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है और आखिर इस वक्त रात होने वाली है। एक वृद्ध महिला यहाँ पे सुनसान जगह पे अंधेरे के वक्त क्या कर रही है। वह हाथ पैर धोने छोड़ देता है और जाकर बूढ़ी माता से दुआ सलाम करता है और कहता है कि माता जी आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यह सब सुनकर वह बूढ़ी औरत अंदर तक हिल जाती है मानो किसी ने उसकी एक शांति को भंग कर दिया हो। जसवेंद्र को कहती है भाई आप अपना जो काम करने आए हो वो काम करो और आप अपने रास्ते जाओ। आप मैं कौन हूँ ये क्यों जानना चाहते हैं। उसकी औरत में उसकी आवाज़ में बूढ़ी औरत की आवाज़ में एक अलग से स्वाभिमान और गहरा दुख छुपा हुआ था। शायद वह अपने बारे में कुछ किसी को बताना ही नहीं चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ वो अपने अंदर समेट के रखना चाहती है। एक बार तो जसवेंद्र भी यह सुनकर अपने कदम वापस खींच लेता है, लेकिन थोड़ी देर मुंह हाथ पैर धोने के बाद दोबारा जसवेंद्र के दिमाग में भी धीरे धीरे कुछ विचार चल रहे थे। वो विचार एक तूफान का रूप ले लेते हैं और वो सोचता है खैर माताजी ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन मुझे दोबारा पूछना चाहिए क्योंकि इस वक्त यहाँ पे हो ना हो कोई दोबारा आए ही ना, क्योंकि अंधेरे में किसी को कोई भी नज़र नहीं आएगी और ये वृद्ध महिला भी नज़र नहीं आएगी। वो दोबारा हिम्मत जुटाकर बोलता है कि माताजी आप कहाँ जाना चाहते हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ और आप यहाँ क्यों बैठे हैं। अब जसवेंद्र की आवाज़ में एक अपनापन भी था और एक हक भी था जो वो शायद एक हक से अब उस माताजी से बात कर रहा था। माताजी को भी एक अपनेपन का एहसास होना शुरू हुआ और माताजी भी उसको बोलती है कि मैं पास के गांव से आई हूँ और मेरे 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, मेरे 2 बेटे बेटियां हैं, चारों शादीशुदा हैं, चारों अपनी घर गृहस्थी में बिजी हैं। किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं पड़ा। बहुएं मेरे से ठीक से बात नहीं करती हैं, समय पे संभाल देखभाल नहीं करती हैं और जिस बहू में मैं रहती हूँ वो बदतमीजी करती है और कई बार तो मेरे ऊपर हाथ तक उठा देती है और आज भी घर में मेरे साथ झगड़ा हुआ और मेरे को घर से निकाल दिया। मेरे पुत्र जब घर पे आते हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूँ तो कई बार मैं बता नहीं पाते, इस बात से डरते हुए कि कहीं घर में और झगड़ा ना बढ़ जाए
और कई बार मैं बताती हूँ तो जो बहुएं हैं वो इधर उधर की बातें, उनको बातें बहुत ज़्यादा करने आती हैं जो मुझे नहीं आती और मुझे गलत ठहरा देती हैं। इस वक्त मेरे ऊपर आसमान है और नीचे ज़मीन है, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। ये बातें सुन के मानो जसविंदर भी अंदर तक हिल गया था और जसविंदर के अंदर भी एक अलग सी तरह का डर पैदा हो गया कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है कि इस अवस्था में इस समय अपनी बूढ़ी माता को घर से निकाल दे। खैर, जसविंदर को लगता है कि इस वक्त इस माँ को मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए। वो कहता है कि माता जी, मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ और राजस्थान किसी काम से गया था, आप मेरे साथ चलो, मैं अपने घर आपको लेके चलूँगा। और यह कह करके वह बूढ़ी माँ के पास रखी एक छोटी सी गठड़ी जिसमें शायद 2-4 जोड़ी कपड़े बूढ़ी माँ ने अपने बांध के रखे हुए थे, उनको उठा लेता है और ये सब देखकर बूढ़ी माता भी उसके साथ उठ करके चल पड़ती है। जसविंदर के साथ बूढ़ी माता गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही जसविंदर एक वृद्ध महिला को अपने साथ बैठा देखता है तो उसको अपनी माँ जैसा एहसास होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जसविंदर के भी माँ बाप बहुत बाल अवस्था में ही, जब जसविंदर छोटा था, लगभग 1-1.5 साल का जसविंदर था, तब उसकी माता का देहांत हो गया था, जो शायद आज उसको याद भी नहीं होगी। उसने उसका चेहरा भी प्रॉपर उस समय कैसा था ये ध्यान नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा था जब उसकी माँ का स्वर्गवास हुआ। अब जब उसकी माँ को 5-6 साल ही चल बचे हुए थे तो उसके पिता का भी देहांत हो जाता है और जसविंदर का लालन पालन उसके ताऊ ताई द्वारा किया जाता है, यानी उसके ताऊ ताई ने उसको पाला। तो जसविंदर के जीवन में भी एक खालीपन था। उस वृद्ध माता के आने से उसको एहसास हो रहा था कि शायद वह आज अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है। उधर बूढ़ी माता को अपने आगे की दुनिया के बारे में ख्याल आ रहा था कि मैं एक अनजान जगह पे किसके साथ जा रही हूँ। उसको मालूम ही नहीं था कि आगे मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा कैसे आगे जीवन बीतेगा, मैं मरूंगी जीऊंगी क्या होगा। इस उधेड़ बुन में कब रोहतक आ गया पता ही नहीं चला। जब रोहतक जिले में जसविंदर की कार घुसी तो जसविंदर अपनी पत्नी को फ़ोन करता है जिसका नाम सीमा था। पेशे से जसविंदर भी एक अच्छे परिवार से होने के कारण एक अच्छी पोस्ट पे था, यानी ताऊ ताई ने उसको अच्छे से पढ़ाया लिखाया, उसका लालन पालन किया और कोशिश की ताऊ ताई ने भी वो प्यार देने की जो प्यार शायद माँ बाप किसी बच्चे को देते हैं। पढ़ लिख कर जसविंदर बड़ा हुआ और कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी, उसको भी ये महसूस होता था कि मुझे भी कुछ करना है, मेरे को भी ताऊ ताई ने माता पिता वाला प्यार दिया है। तो जसविंदर ने अच्छी पढ़ाई की और पढ़ लिख के वो भी एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी सीमा भी सरकारी अध्यापिका होती है। अब जब जसविंदर सीमा को कॉल करता है, फ़ोन लगाता है, तो एक उत्साह उसकी आवाज़ में होता है और वो कहता है कि आपने आज 3 लोगों का खाना बनाना है, हमारे घर का एक सदस्य बढ़ गया है। यह सुनकर पहले सीमा को बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे कोई सदस्य थोड़ा बढ़ता है, अभी तो हमारे घर पे कोई बच्चा भी नहीं है और माँ बाप यानी सास ससुर तो पहले ही नहीं थे, तो ऐसे सदस्य कहाँ से आ गया। खैर वो सोचती है कि आकर के जब बात होंगी तो जसविंदर जी सारी चीज़ें बता देंगे। वो खाना बनाने लग जाती है। कुछ ही देर में गाड़ी का हॉर्न बजता है और सीमा हॉर्न की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देती है। जसविंदर अपनी कार को अपने घर की गैरेज में लगा देता है। गैराज में लगाने के बावजूद एक बूढ़ी औरत जसविंदर के साथ कार से उतरती है। उसको देखकर सीमा उसके पैर छूती है। वहाँ पे वह बूढ़ी औरत जिसका नाम विजय लक्ष्मी था उसको अपने गले से लगा लेती है और उसको एहसास होता है कि शायद मैं आज अपने ही परिवार में आ गई हूँ। रात को
सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। एक तरफ जहाँ उस बूढ़ी औरत के आने से, वृद्ध महिला के आने से जसविंदर और सीमा में एक अलग सी खुशी और एक अपनापन था, और एक उनकी माता आने का बोध उनको हो रहा था, वहीं पे बूढ़ी औरत को भी रात में एक चैन की नींद आती है और उसको भी लगता है कि शायद वो अपने ही घर में आज आ गई है। सुबह उठते ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह जसविंदर और सीमा नहा धोकर अपनी अपनी ड्यूटी पे निकल जाते हैं। बूढ़ी औरत को अपने घर की चाबी और अपना सब दे करके, संभला करके, लेकिन आज उनके घर में एक खाली छोड़ करके जाने का घर को डर नहीं था। आज सीमा को ये महसूस हो रहा था कि मेरा घर आज खाली नहीं है, मेरे घर में आज कोई है। सीमा और जसविंदर अपनी ड्यूटी पहुंच जाते हैं। ड्यूटी के बाद सीमा जब वापस घर अपने आने के लिए जसविंदर के साथ निकलती है, क्योंकि जसविंदर का जो कॉलेज था उसके रास्ते में ही सीमा का स्कूल भी पड़ता था, तो सीमा कुछ कपड़े भी खरीद लेती है उस बूढ़ी औरत के लिए, जिसको आज वो अपनी माँ मानना शुरू कर देती है। तो जब वो सारी चीज़ें ले लेती है तो वो क्या करती है कि उसको आकर के पैर छूती है और कहती है, माता जी आज बहुत सारे कपड़े मैं लेके आई हूँ और आप ये कपड़े निकाल दें, नहा धो लें, और अब आपने नए कपड़े पहनने हैं। जिस समय ये घटना घटी उस समय सीमा 7 माह की गर्भवती थी। 2 माह बाद वो एक पुत्र को जन्म देती है और घर में अब मानो खुशियों ने एक 4 चांद लगा दिया हो। अब परिवार पूरा होना शुरू हो जाता है, महसूस होता है, और विजय लक्ष्मी भी इससे बहुत उत्साहित होती है। वह अपनी बेटी की तरह सीमा की देखरेख करती है, और कब उसका बच्चा धीरे धीरे विजय लक्ष्मी से कितना अटैच हो गया कि मानो उसको अपनी दादी माँ ही मिल रही हो, पता ही नहीं चला। समय बीतता चला गया। कुछ दिन के बाद सीमा का भी प्रमोशन हो जाता है, वो भी अध्यापिका से, यानी एक टीचर से, मास्टरनी से जूनियर लेक्चरर बन जाती है। कुछ दिन बाद सीमा का दूसरा बच्चा हो जाता है, वो भी एक बेटा होता है। 2 बेटे अब सीमा के पास थे। भरा पूरा परिवार था। परिवार की खुशियाँ आगे बढ़ रही थी। दिन प्रतिदिन, दिन दोगुनी रात चौगुनी परिवार उन्नति करता जा रहा था। विजय लक्ष्मी को पता ही नहीं चला कब सालों बीत गए, और कब वो बच्चे जो आज जसविंदर और सीमा के साथ साथ विजय लक्ष्मी से भी प्यार करते थे, बहुत बार तो ऐसा होता था कि दोनों बच्चे अपनी दादी के पास ही सो जाते थे। शायद ही सीमा को ये महसूस ही नहीं हुआ कि उसने 2 बच्चों को लालन पालन भी कर दिया है। उसको लगता था कि माता जी ने ही बच्चों को पाल दिया है, और वास्तव में था भी ऐसा ही। सीमा अपने रोज कार्यों में व्यस्त रहती थी। उसको हमेशा एहसास होता था कि मेरे घर का सुरक्षा कवच आज मेरे घर पे है, और मेरा घर कहीं से भी अकेला नहीं है। सीमा जब अपने मायके वगैरह भी जाती थी, अपने किसी से बताती थी, तब भी कभी उसने ये नहीं बताया कि ये वो महिला है जो कहीं बाहर से आई है, बल्कि जिन लोगों को ये बात मालूम नहीं था उसको वो हमेशा अपनी माँ कह करके, अपनी सासू माँ बता करके परिचित करवाती थी, उसका परिचय देती थी। सीमा की ज़िंदगी में एक और जसविंदर को तो मानो वास्तव में माँ ही मिल गई हो। एक दिन ऐसा होते होते अब वो बूढ़ी औरत काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी। जसविंदर और सीमा बात करते हैं, क्यों ना हम इस माता के लिए एक जीवन काज कर दें, क्योंकि इसके आने से हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, और आज सालों साल बीतने के बाद हम इतनी उन्नति कर चुके हैं। इस पे दोनों की सहमति होती है। आसपास के गांव का, अपने गांव का सभी का निमंत्रण दिया जाता है, सभी को खाने पे बुलाया जाता है, सभी को दावत दी जाती है, और एक बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है। जब ये सब हो ही रहा था तो ये इत्तेफाक कहें या समय का चक्कर कहें, वहाँ पे विजय लक्ष्मी की वो बहू और बेटा भी आ जाते हैं, जिसमें विजय लक्ष्मी रहती थी, जो उनके वास्तव में बच्चे थे। उनको देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये विजय लक्ष्मी है, क्योंकि जब विजय लक्ष्मी घर से गई तो उन्होंने उसकी गुमशुदगी की
रिपोर्ट पुलिस स्टेशन करवाई, आसपास में पोस्टर छपवाए, सभी रिश्तेदारियों में ढूंढा, वृद्ध आश्रमों में ढूंढा, अनाथ आश्रमों में ढूंढा, और जित वो जा सकते थे उन्होंने सब जगह अपने प्रयास किए, लेकिन विजय लक्ष्मी उनको कहीं नहीं मिली और कहीं उसका आता पता ही उनको नहीं लग पाया। लेकिन अब आज सब कुछ उनके सामने था। वो जा कर के अपनी गलती का एहसास भी अब उनको हो चुका था, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की थी, बहुत बदतमीजियाँ की थी, और उस जो वास्तव में उसकी विजय लक्ष्मी की बहू थी उसको भी एहसास होने लग गया था, एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो दोनों कहते हैं कि आज आप हमारे साथ चलो, हम आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं। लेकिन उधर विजय लक्ष्मी को सीमा और जसविंदर ही अपने बच्चे नज़र आ रहे थे। उसको वो जसविंदर और सीमा के बच्चे जो उसको उसने अपने हाथों से बड़े किए, पाले पोसे, खाना खिलाया, वो उसको अपने पोता पोती नज़र आ रहे थे। उन्होंने जाने से मना कर दिया, और जब उन्होंने थोड़ी ज़बरदस्ती करना चाहा तो जसविंदर और सीमा ने भी आगे बढ़कर कहा कि अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और इसको हम नहीं देंगे। इस तरीके से विजय लक्ष्मी वहीं उसी परिवार में रह जाती है और वो परिवार खुशी खुशी से आगे बढ़ता है। कहते हैं कि किया हुआ पुण्य जो है वो कई गुना लौट करके आता है। आज वो परिवार बहुत खुशहाल था, और जो कभी माता होने का एहसास, एक खालीपन जसविंदर की ज़िंदगी में था, विजय लक्ष्मी के आने से वो भी भर गया। आप कभी भी जब किसी को कुछ किसी भी रूप में देते हैं तो कई गुना लौटकर आपके पास आता है। किया हुआ पुण्य है और किए हुए कर्म, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो आपके पास जरूर आते हैं। उम्मीद है कि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को और लोगों तक भी इस कहानी को जरूर भेजें। जय हिंद, जय भारत।